And now it is time for our first panel discussion of the day on the topic EODB 2.0. What entrepreneurs in Rajasthan need to scale from micro to small and small to medium. The MSME sector pan India is dominated by dwarfs with over 99% of the 6.3 crore MSMEs in the micro segment. However, almost 93,048 micro enterprises have grown into small enterprises, and 10,141 small enterprises have transformed into media businesses between July 2020 and July 2022. What are the challenges for micro and small enterprises to grow into the next level in business? What support do they need? Should there be a greater focus on the micro and small segment? Our first panel will address such questions and more. May I invite in alphabetical order Mr. Balwant Singh Chauhan, AGM Product Excellence, Tally Solutions; Mr. Ghanshyam Ojha, National President, Laghu Udyog Bharti; Mr. KL Jain, President, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry; and Ms. Sheenu Jhawar, Director, Apex Hospitals and President, TIRE Rajasthan. And to moderate the panel, may I please invite Mr. P.R. Sharma, CEO, Rajasthan Export Promotion Council. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed guests up on the stage. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित इस बहुत ही ज्ञानवर्धक वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। इस वर्कशॉप में आयोजित इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस ग्रुप का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है EODB 2, और EODB 2 में भी हमारे पास है व्हाट एंटरप्रेन्योर्स नीड टू स्केल अप माइक्रो टू स्मॉल एंड स्मॉल टू मीडियम। मैं आपको बता दूं कि EODB का फुल फॉर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये पूरे वर्ल्ड में विश्व बैंक द्वारा एक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, BRAP। उसका पार्ट है EODB कि किस तरह से दुनिया के किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको सारे प्रोसेसेस एक ही तरह के मिलें। इसके लिए विश्व बैंक ग्रुप ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था पूरे विश्व में, और हमारे देश में भी इसका बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। EODB 2 में बहुत सारी प्रोसेसेस और उनकी कंप्लाइंस किस तरह से होती है, फील्ड में उसका क्या इम्पेक्ट है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी के रेफरेंस में आज जो स्केलिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंड स्मॉल टू मीडियम, ये जो चैप्टर रखा है ये बहुत ही अच्छा रखा है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं माननीय KL जैन साहब, जो मेरा ख्याल है 40 से भी ज़्यादा वर्षों से इन इंडस्ट्रीज़ को माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज बनाते रहे हैं, और जो राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में एक स्टालवार्ट हैं, जो इंडस्ट्री का पर्याय इनको कह सकते हैं। तो साहब विराजमान हैं यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीनू झंवर, जो एंटरप्रेन्योर हैं, घनश्याम ओझा साहब जो लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हैं, और चौहान साहब मौजूद हैं। तो मैं इस अवसर पर इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, वास्तव में इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालूंगा, और निवेदन करूंगा मेरे पैनलिस्ट साहबान से कि वो इस पर अपनी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो वास्तव में क्या ज़रूरत है, उस पर अपने वक्तव्य दें। तो मैं शुरू करता हूँ मैडम शीनू झंवर से, जो
स्कीम्स और प्रोग्राम्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगी डॉक्टर सीनू जंवर। मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर आकर के और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए। जो हमारा बेस है वो है एमएसएमई इंडस्ट्री, और अगर वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अपना जीडीपी, अपना एम्प्लॉयमेंट, अपने एक्सपोर्ट के पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और स्टेट में काफ़ी उन्नति लेकर के आती हैं। इससे पहले कि हम पॉलिसी और स्कीम्स पे भी बात करें, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहता है। हर एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने का मतलब है स्केल। ये स्केल वो कस्टमर बेस में भी लाना चाहता है और निश्चित रूप से रेवेन्यूज़ में भी तभी आता है जब उसके कस्टमर बढ़ते हैं या उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर बढ़ती है। कई बार जो एमएसएमई स्ट्रक्चर है वो जब शुरू होता था तब आई थिंक काम करने वाले एक सिंगल फैमिली पेट्रियार्क हुआ करते थे, तो सारे ही चीज़ें उनको संभालनी पड़ती थी। डेलीगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बिना डेलीगेशन करे, बिना अपनी टीम को बढ़ाए आप स्केल नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिसी हो, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से मदद करना चाहे, आज अगर अपन ट्रेड फेयर की भी बात लेते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर विमेन बेस्ड प्रोडक्ट है या सर्विस है और वो ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको फुली रीइंबर्स करती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि वो अपना शॉप संभालें, प्रोडक्शन संभालें और लोकल बेस्ड रिटेल संभालें या ट्रेड फेयर में जाएं। एंड सारी की सारी जो जद्दोजहद है वो यहाँ से शुरू होती है। तो सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन जब तक हमारा मैन पावर रिसोर्स नहीं बढ़ता हम डेलीगेट नहीं कर सकते और स्केल नहीं कर सकते। मैन पावर रिसोर्स में इट्स अ catch-22 सिचुएशन, व्हाट केम फर्स्ट, द एग और द चिकन। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर मैन पावर, आपको सबसे पहले डर ये लगता है कि मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ा लूँगा लेकिन मेरी सेल्स कहाँ से आएगी टू मैनेज द फिक्स्ड कॉस्ट। तो आई थिंक ये जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, जब तक हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे इंटरनली, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉलिसी, स्कीम्स, रूल्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और उसमें मेरा इतना सा ये कहना है, जिस तरीके से पुराने ज़माने में एक कैपिटल इन्फ्यूज़ करके और वो इन्वेस्ट करके हम लोग अपना एक फैक्ट्री डाला करते थे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती थी, देन वी यूज्ड टू गो टू द मार्केट फॉर द सेल्स एंड देन द मनी स्टार्टेड कमिंग इन। उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन मैन पावर है, टीम बिल्डिंग है, उसको हमको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेना पड़ेगा। एक तरीके से उनकी सैलरीज वो कैपिटल है, बिना उस पर इन्वेस्टमेंट करे आप अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात, इन रिस्पॉन्स टू जो आपने क्वेश्चन रेज किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो आती हैं लेकिन जब तक वो पॉलिसी स्कीम के रूप में चेंज नहीं होती, उस पर कोई रूल्स नहीं बनते, एक्शन लेना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम एमएसएमई स्ट्रक्चर में एक हॉस्पिटल को भी ले लें, आज हमारे हॉस्पिटल की चेन है लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक पहले अस्पताल से शुरू किया। एक हॉस्पिटल को सेटअप करने में 50+ लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। आप वो 15 बेड का हॉस्पिटल करें कि 50 बेड का हॉस्पिटल करें, कुछ लाइसेंसेस तो परमानेंट है, सब जगह आपको चाहिए। क्या कोई सिंगल विंडो है इस चीज़ के लिए? आप अगर बड़ी चेन्स को देखेंगे, नारायणा है, फोर्टिस है, वो अगर हर स्टेट में जाती हैं तो वहाँ के कैपिटल सिटी में जाती हैं, यानी कि पूरे इंडिया में तो उनका फुटप्रिंट होता है लेट्स से 20-40, लेकिन एक स्टेट में राजस्थान में आएंगे तो जयपुर में ही जाएंगे। जो जयपुर बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सबसे पहले अपने स्टेट में फैलते हैं, Tier 2, Tier 3, Tier 4, उसके बाद बाहर जाते हैं। तो क्या हम सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक ही निगाह से देखती है सरकार, या कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जो लोकल बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं हु आर स्प्रेडिंग देयर वर्क विद इन द स्टेट, उनके लिए एक अलग नज़रिया अपनाया जाए टू फैसिलिटेट दैट फर्स्ट द स्टेट बेनिफिट्स एंड देन the other people coming into the state। यहाँ पे मैं कोई इंटरस्टेट रिलेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि Rajasthan is not Jaipur. Rajasthan is a lot of cities. It is a very big राज्य, काफ़ी बड़ा है। तो ये सब देखते हुए आई थिंक इंटरनल डिस्कशन ऑफ हाउ टू स्केल एंड ग्रो, looking at human resource as a capital investment and not a burden, and secondly
understanding by the government that making a policy is not sufficient, making rules, schemes, and disseminating that to the public and looking at the local entrepreneurs with a different lens is very, very important. Thank you. बिल्कुल सही कहा मैडम आपने कि हमारे यहाँ पॉलिसीज बन जाती हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स नहीं बनते हैं, और रूल्स के अभाव में पॉलिसी का कोई महत्व नहीं है। केवल कहने के लिए पॉलिसी होती है कि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन पॉलिसी है, हमारे यहाँ पे सारी पॉलिसी है, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनते हैं तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और उसका जनता एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया जो हमको राज्य सरकार के ध्यान में भी लाना चाहिए, केंद्र सरकार के भी ध्यान में लाना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी बनाएं उसी के साथ साथ रूल्स का सेट बने जिससे वो इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू नहीं आए। दूसरा आपका पॉइंट था कि एक एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग का काम करे या सेल्स का काम करे, ये बिल्कुल सही उठाया आपने कि एक ही हम ये आर्टिजन्स जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके केस में भी हम ये गलती ही करते हैं एक तरह से कि हम उस आर्टिजन को तैयार करते हैं, उससे माल बनवाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आप साउथ इंडिया में जाइए और 15 दिन तक आप वहाँ पे बेच के आइए। तो 5 दिन उसको जाने में लगेंगे, 5 दिन आने में लग जाएंगे, तो 15 दिन काम करेगा और 15 दिन बेचने में लगाएगा। तो हमारे पास एक जो मैकेनिज़्म है इस तरह का, उसको या तो हम क्लस्टर्स के भी आप पे करें कि हम उसका क्लस्टराइजेशन कर दें, एक कंपनी बना दें, एक यहीं पर लोकल मार्केटिंग कंपनी हो जो उनको इस तरह की मार्केटिंग फैसिलिटी दे, जिससे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े रहें, वो उस काम से डेविएट नहीं हो और उनको मार्केटिंग की कोई इशू नहीं आए। तीसरा आपने बहुत अच्छा एक बिंदु उठाया है कि लोकल एंड जो आउटर एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके बारे में कि हम पॉलिसीज को लागू करने में लोकल एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रेफरेंस दें, उनको क्या एक्सटर्नल कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दें या उनको किस तरह से हम प्रेफरेंस करें। या हालांकि ये एम्प्लॉयमेंट में तो हमने इसमें कर लिया है पॉलिसीज़ में कि हम लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देने का उसमें प्रोविज़न किया हुआ है, लेकिन और एक ये भी था कि कुछ हमारे एरियाज जो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें जो पहले यूनिट लगती थी फर्स्ट यूनिट, उसको पाइनियर और प्रेस्टिजियस इस तरह की यूनिट्स का स्टेटस देते थे, लेकिन लोकल्स के लिए ये बाकी अच्छा पॉइंट आपका। तो सीनू जी ने काफ़ी अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो अप स्केलिंग अपग्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी है या नए एंटरप्रेन्योर को सेटअप करने के लिए भी ज़रूरी है, उस पर बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिकल व्यू बताया और इसमें और भी गुंजाइश है। मैं सोचता हूँ कि इस पे और सोच विचार करके सीनू जी और अपना प्रकाश डालेंगी तो बहुत लाभदायक होगा। अभी मैं निवेदन करूँगा कि लैंड रिसोर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको लैंड ही नहीं होगी अवेलेबल तो आप कैसे किसी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर पाएंगे, कैसे नई इंडस्ट्री लगा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और राजस्थान के संदर्भ में मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होकर बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे ज़्यादा। अब तो स्टेट का सबसे बड़ा कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट ये है, लेकिन यहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी इंडस्ट्रियल लैंड के लिए सबसे टिपिकल प्रोसेस और रूल्स हैं। मेरा ख्याल है सर 1959 में जो आपने बनाए होंगे रूल्स, उसके बाद में उनमें अमेंडमेंट ही हो रहे हैं, बट कोई नए रूल्स नहीं आए इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट के। और अभी ऐसी पोजीशन हो गई है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लैंड बड़ी मुश्किल से ले पाता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड 2-3 तरह से मिलती है। एक हमारे यहाँ रीको है जो इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है,
जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड लैंड अवेलेबल कराता है। दूसरा, सरकारी लैंड जो गवर्नमेंट लैंड है उसका अलॉटमेंट एक राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया अलॉटमेंट रूल्स 1959 है, उसके तहत होता है। तीसरा, हम हमारी प्राइवेट लैंड जो है उसको इंडस्ट्रियली कन्वर्ट करवा करके इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी होती है। लैंड के संबंध में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं माननीय ओझा साहब से निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े उद्योग संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने इसके बारे में कुछ इश्यूज और कुछ सजेशंस पर प्रकाश डालें। माननीय ओझा साहब। थैंक यू शर्मा जी। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने एक अच्छी टॉपिक एमएसएमई को लेकर इस डिबेट का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से जैसे पहले कहा गया, एमएसएमई चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उसके डेवलपमेंट का एक बैकबोन है। जब अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं या देश 2028 आते आते वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, इसके अगर हम बात करते हैं तो एमएसएमई का यहाँ डेवलप होना, एमएसएमई का सेटअप होना, एमएसएमई का आगे बढ़ना एक बहुत ही हमारी नीड है। जैसा शर्मा जी ने बताया कि लैंड, तो सबसे पहले किसी उद्योग को लगाने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है, उसके बाद में फिर फाइनेंस और फिर उसकी स्कीम्स और उसके सब आगे चलते हैं। उसके पहले अगर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले उद्योगपति वहीं से भी एक प्रॉब्लम आता है। और आते आते जब लंबे समय बाद में एक लंबे टाइम के बाद उसको लैंड प्रोक्योर कर पाता है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ मैंने बड़ी एक गलती कर ली है एक प्लानिंग करके, और मैं मेरा उद्योग यहाँ किस प्रकार चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो सोचता है। जैसे शर्मा जी ने बताया, लैंड के 3 सोर्स है, सोर्स और भी है। सबसे बेस्ट सोर्स रिको है, ठीक है नहीं। रिको के कहने कहते हैं कैटलिस्ट ऑफ इंडस्ट्री कहते भी है, ठीक है नहीं। लेकिन आजकल रिको की भूमिका भी एक तरह से जस्ट लाइक बिजनेसमैन की हो गई है। जैसे बिजनेस हाउस डील करता है, इस प्रकार रिको डील कर रहा है। और रिको के पास में आज लैंड की प्लानिंग बहुत अच्छी बड़ी प्लानिंग है भी नहीं, जिससे आने वाले टाइम में उद्योगपतियों को एक सस्ती दर पर या उचित दर पर लैंड अवेलेबल करा सके। उसके बाद में सेकंड सोर्स हमारा है जो प्राइवेट इंडस्ट्री एरियाज है, वहाँ एक को लैंड अवेलेबल है, लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो गए, वहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, पावर की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं है, बहुत लंबे दूर से पावर लेके आनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी उद्योग लग के सर्वाइव या कंपटीशन में नहीं आ सकता। तीसरा सबसे इजीली सोर्स है एग्रीकल्चर लैंड, उसको लेके आदमी तुरंत अपना काम शुरू कर सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार ने उसको अलाउ भी कर दिया आजकल कि 3 साल तक विदाउट आप इसको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करवाए उद्योग लगा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन नहीं मिलता और बिना लोन को भी उद्योग चल नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक बहुत एक सरकार की दोनों एक स्कीम एक कंट्रोडिक्टरी हो गई कि ठीक है आप उद्योग लगाइए लेकिन लोन नहीं है। तो मेरा आप इसके डिबेट के माध्यम से, आज इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के माध्यम से शर्मा जी बहुत सही कर रहे हैं, किस प्रकार इस सरकार के सामने जाएँ कि जो वैसे भी सिटीज़ के पास जहाँ सिटी के सराउंडिंग एरिया में लैंड है भी नहीं, जो लैंड रिको की पहले आज से 10 साल पहले 300 रुपये 500 मीटर मिलती थी, आज वो रिको ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। पहले जैन साहब बैठे बहुत पुराने हमारे विषम पिता भी है इसके हमारे इंडस्ट्रीज के बिजनेस के। पहले स्कीम ये थी शर्मा जी के पहले आओ पहले पाओ। कोई भी इंडस्ट्री एरिया जैसे डिक्लेयर कर 600 प्लॉट है तो एक ओपन सिस्टम था कि 90% प्लॉट पहले आओ पहले पाओ, यहाँ अगर लेने वाला ज़्यादा है तो बाई लॉटरी। लेकिन रेट एक फिक्स रेट होती थी, और एक 300 रुपये मीटर है या 500 मीटर है, उस रेट के ऊपर वो प्लॉट अवेलेबल होते थे। और 10% प्लॉट है वो सरकार ऑक्शन करती थी। अब आज की तारीख में 100% प्लॉट फर्स्ट डे से ऑक्शन होते हैं। जो प्लॉट पहले आज से 10 साल पहले 500 मीटर मिल रहे थे, वो प्लॉट आज 20,000 रुपये मीटर 25,000 मीटर वो प्लॉट मिल रहे हैं आज। कहीं कहीं बड़े बड़े जो बड़े शहर हैं, जयपुर के आसपास हैं, जोधपुर के आसपास है, वहाँ से 30,000 से 35,000 मीटर। मैं जिस इंडस्ट्री एरिया मैंने 2010 में 300 मीटर प्लॉट लिया, उसी इंडस्ट्री एरिया मैंने पिछले वर्ष 18,000 पर मीटर में मैंने लैंड लिया। 300 पर मीटर और 18,000 पर मीटर कितना गैप है? तो 18,000 पर मीटर का वो उद्योग लेने के बाद सर्वाइव कर नहीं सकता। तो निश्चित रूप से अगर उद्योग को सर्वाइव करना है तो सरकार को अपनी योजनाओं को, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र हो, इस प्रकार से बढ़कर जो इंडस्ट्री के लिए एक वाइबल हो सके,
इनके बहुत कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन आज। पहले तो हम लोग क्या था, इंडस्ट्री वाला अपने प्रोडक्ट की रेट खुद तय करता था कि मेरी प्रोडक्ट है, इसकी रेट मेरी है। अब आज हमारा बाई रेट तय करता है कि इस रेट में मेरे को प्रोडक्ट चाहिए आपका, क्या आप दे सकते हैं क्या। तो मेरे को बहुत कम्पिटिटिवनेस में मेरे को काम करना पड़ता है। तो उस कम्पिटिटिवनेस को मैं काम करने के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक रिक्वायरमेंट लैंड की है वो एक बहुत ही सस्ती दरों पे या उचित दरों पे अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो उद्योग आगे चल नहीं सकते। तो किसी भी हमारे राजस्थान के अंदर तो पहले जिक्र की बात था, उसके पहले बहुत मिनरल है, बहुत मेटल्स है, बहुत रॉ मटेरियल खूब है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होते हैं। वो हमारे रॉ मटेरियल बाहर जाके पड़ोस के स्टेट में प्रोसेस होके वैल्यू ऐड होके वहाँ बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं वहाँ? कि यहाँ बहुत लैंड कॉस्टली है और सरकारी जो चाहे दाम का सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो है, लेकिन एक जैसे अभी मैम ने बताया कि 15 लाइसेंस देना पड़ता है एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए। बहुत कम बताएं, ये 15 के हॉस्पिटल के लिए तो 15 होते होंगे, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इसे डबल होते हैं हमारे लिए 50 का आपने 50 फिर ठीक है, हाँ 50 का ठीक है, फिर ठीक है आपका 50 वाले का ठीक है। तो निश्चित रूप से समाज इस प्रकार का एक नोट बनाए और इसको मैं और डिबेट कभी तो शुरुआत की हमने आज बहुत शुरुआत की है और अधिक डिबेट करने की आवश्यकता है। और मेरा तो इसमें एक और ऐड करूँगा कि शहरों में बहुत मतलब आबादी का बहुत लोड है, रहने को जगह नहीं है, सड़क पर चलने की जगह नहीं है। तो कोई सरकार आए उसको रूरल एरिया में इंडस्ट्री डेवलप करे, वहाँ रोड कनेक्टिविटी दे, वहाँ पावर अवेलेबल करवाएं, वहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं, वहाँ लेबर सस्ती मिलेगी आपको, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता मिलेगा। क्यों लैंड और डेवलप लैंड जो रोड से कनेक्ट हो, जो अपने जहाँ पावर अवेलेबल हो वो देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री राजस्थान में लगेगी और आने वाले भविष्य राजस्थान का है। लेकिन उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं वो हमको सोचना है और 2028 में एमएसएमई की भूमिका क्या होने वाली है उस पर हमें अभी से विचार हमें करना है। धन्यवाद। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आप बता रहे हैं। तो मैं खुद भी ये बता रहा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, बरसात की कमी है तो वेस्ट लैंड भी ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। और अभी यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कि यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है जिसका 39% राजस्थान में है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल रहा है और उसका बहुत बड़ा भाग यहाँ से है। तो अभी जो पोटेंशियल हमारे यहाँ है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, तैयारी है। तो मैं इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के माध्यम से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप बहुत रिलेवेंट न्यूज़पेपर ग्रुप हैं जो ये जो बात है इसको सरकार तक बहुत ही अच्छे प्रकार से पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड की बहुत अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है जिससे उद्यमियों को सही नहीं सस्ती रेट पर ज़मीन मिल सके। क्योंकि लैंड इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है, जितना कम पैसा हम इंडस्ट्री से लेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने बात बताई। इसके कंट्रेरी मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो कॉस्ट पहले ले लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, उसके बाद में उसको कहते हैं कि आप 2 साल तक इंडस्ट्री लगाएंगे और उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आप पेनल्टी जमा कराएंगे और आप एक्सटेंशन लेते जाएंगे। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो एक्सटेंशन लेती जाती हैं, कुछ सस्ती दरों पे भी ले लेती हैं। लेकिन अगर हम पहले दिन से ही, जो कि मेरा सुझाव है बिल्कुल, कि हम पहले दिन से ही उसको एक अश्योरेंस लेटर दे दें और उसको लैंड अलॉट कर दें और फिर हम पैसा उससे बाद में लें, जिससे उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो। क्योंकि इतना भूभाग हमारे यहाँ पर अवेलेबल है तो ये ऐसा करना चाहिए। पहले गवर्नमेंट लैंड जब अवेलेबल थी सर आपके टाइम पे, तो गवर्नमेंट लैंड को आप बिल्कुल टोकन मनी पे ही उसको अवेलेबल करा देते थे। और आज भी जो इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी जो सिख इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ, उनको देखते हैं किसी के पास 1500 एकड़ लैंड है, किसी के पास 2000 एकड़ लैंड है। इस तरह की लैंड उस टाइम पे अवेलेबल कराई हुई है। तो अभी भी सरकार को चाहिए कि लैंड का बिल्कुल वेल प्लान करें इसको और जो रीको का रोल है उसको एक्सपेंड करें या एक कोई ऐसी एजेंसी और बड़ी बनाएं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल प्लानिंग कर सके। अभी इस कड़ी में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आ गया टॉपिक
कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से स्किल्ड मैन पावर की कमी हो गई है यहाँ पर। तो जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0, 5.0 जो अभी चल रही है, अभी आ रही है, उसके ट्रेन मैन पावर नहीं मिलने से इंडस्ट्री जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन, अपग्रेडिंग, अप स्केलिंग में नहीं जा पा रही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए मैं, हमारे पास चौहान साहब विराजे हैं। चौहान साहब, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। बीच में अगर आपको कोई बात ध्यान में आए तो इसके जस्ट बाद में, जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो आप भी उस पर उठा सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं निवेदन करूंगा चौहान साहब से कि टेक्नोलॉजी और स्किलिंग का जो पोर्शन है उसको किस तरह से हम कैटर करें। जैसा कि हम आज एमएसएमई के बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस के मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि एमएसएमई हमारे लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ का नया आयाम के तौर पे देखा जा रहा है। और बाकी वर्ल्ड कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो वहाँ भी एमएसएमई के ग्रोथ से ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एस्टैब्लिश्ड है डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर हमारी मतलब जो ग्रोथ हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा है। और जिस तरीके के इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखने जा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और टेक्नोलॉजी को समझना और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, इसमें दो बहुत बड़े दायरे होते हैं। एक तो बिज़नेस की खुद की इच्छा शक्ति, और दूसरा वहाँ उस बिज़नेस को जिस एरिया में किया जा रहा है वहाँ सरकार का क्या परिवेश है या उस देश में क्या परिवेश है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के ऊपर एक अच्छा फंड रिफंड करती है उस इंडस्ट्रीज़ को। मैं अभी करेंटली एमएसएमई इवेंट में हरियाणा में था, तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई एमएसएमई 5 लाख रुपए तक का टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करता है, यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर, डिजिटाइजेशन के अंदर, ऐसे चीज़ों के लिए वो लोग 100% 5 लाख तक का रिफ़ंड करते हैं। तो मैं पहली चीज़ तो सर ये बोलूँगा कि आप यहाँ के स्टेट जो भी अपने अथॉरिटी है उनको आप ये चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि बिजनेसेस को चलाने वाले लोगों की इच्छा शक्ति होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो भी चीज़ें उनको इमीडिएट मिलती है वही उनके लिए सॉल्यूशन होता है। इसको अगर मैं दूसरे तर्ज पे बात करूं तो ये आपके जितनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो जनरेट होती है और जो स्कोप ऑफ, जो फ्यूचर स्कोप ऑफ थिंकिंग है, उन दोनों से रिलेट करके आगे बढ़ने की जो शक्ति होती है उसी से हम काम करते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जानता हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी जो लोग उनके साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उनके अपग्रेडेशन पे काम करती है, उनकी अपब्रिंगिंग पे काम करती है। और उसके लिए बहुत सारे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए, बहुत सारे डिजिटल माध्यम से भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, तो वहाँ उनको पार्टिसिपेट कराना, उनको टाइम देना, उस चीज़ के लिए अगर आप अपब्रिंगिंग लेके आएंगे तो डेफिनेटली डिजिटल माध्यम एक बहुत ही बड़ा स्कोप होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक हमने जो बिजनेस को एक्सपेंड, या अगर हम बिजनेस को एक नए दायरे में सोच रहे हैं, तो जो पिछले 10 सालों में मैंने अपने लाइफ में जो चेंज देखा है वो चेंज वैसा ही रहा है जैसा कि आज से करीब मतलब लेट 90 सेंचुरीज और 20 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल एरा आया था, जब हाथ की जगह इंसान जब मशीन से काम करके प्रोडक्शन पे शिफ्ट हुआ था, तो वो जो चेंज आया था, वो रिवोल्यूशन आया था। सेम रिवोल्यूशन आज डिजिटल मीडियम के थ्रू होने जा रहा है। और बियॉन्ड दैट रही बात, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। ये आज एक हमारा एक मेंटल परसिवरेंस है, हमारा एक दायरा है।
आज अगर 10 साल पहले जितनी लॉजिस्टिक कंपनियां होती थी उससे कम से कम 100 गुना लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। यानी आपको माल बेचने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट स्केलेबल है और यूजेबल है कि नहीं है। अगर वो यूजेबल और स्केलेबल है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आपको लॉजिस्टिक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाएगा और आपका मार्केटिंग डिजिटल माध्यम से हर वर्ल्ड के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको उस परिवेश के बारे में सोचना है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सोचना है और आज के इस डिजिटाइजेशन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस भी ला सकते हैं, उसको नए सिरे से डेवलप कर सकते हैं, नए दायरे में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इन सब के बारे में सोचना और जो कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर हम अगर कंपैरेटिवली पिछले कुछ 50 साल के बारे में कंपेयर करके देखें और आगे आने वाले अगर मैं 50 साल के बारे में बात करूं तो सर बिजनेसेस आएंगे, कुछ बिजनेसेस सस्टेन करेंगे और कुछ बिजनेसेस सस्टेन नहीं करेंगे। बिजनेसेस वही सस्टेन करेंगे जो अपने जो आज के परिवर्तन को एक्सेप्ट करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी बिजनेस नहीं होगा, चाहे वो आपको डिजिटल माध्यम से इन्वेस्ट करना पड़े या उस समय जो भी टेक्नोलॉजी है उस माध्यम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रही बात बिजनेसेस को, जो अभी हमने देखा है कि हर जो एंटरप्रेन्योर्स है, अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें आज के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके प्रोडक्ट आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, स्केलेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका राइट सेट ऑफ अडॉप्शन नहीं होता है, मतलब डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजेबिलिटी नहीं होती है। तो जो भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को पहुंचा रहा है। और एक चाय बेचने वाला अगर चायोस जैसी कंपनी चला सकता है तो आप सोचिए इस इंडिया में क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया का ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन है, ये हम जानते हैं। हम वर्ल्ड के हर कंट्रीज़ के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सर पहले वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ब्रेन डेवलप करिए बिजनेसमैन के अंदर, उनको उस नॉलेज स्टेज पे ले आइए, प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ट्रेन करिए जिससे वो सही दायरे में सही जगह इन्वेस्ट कर सके। गवर्नमेंट के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स लेके आइए जिसमें कि उनको कुछ फंड कर सके उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वही बिजनेसेस एग्जिस्ट करेंगे जो डिजिटली अपने आप को एक्सपेंड कर जाएंगे। नहीं तो सर आपको भी पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट करके एक लेवल पे पहुंची और उनको एक झटके में दूसरी कंपनियां खा गई। उसका रीज़न यही था कि चेंज को अगर आप रजिस्ट करेंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और सरकार को इस मामले में ज़रूर बिजनेस बंधुओं को, जो उद्यमी बंधु हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम माइंड को स्किल करेंगे तो स्किल सर हर जगह होगा, ये हमारी जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी मानती है। और हम निरंतर इसी प्रयत्न में रहते हैं कि जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर लेके आया जाए उससे हर बिजनेस बंधुओं को फ़ायदा पहुँचे, और ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा बताया आपने चौहान साहब, जो बिल्कुल वर्तमान समय की जो बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ है वो डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी ये है। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, पर मैं समझता हूँ कि आपके इन विचारों को हम जो है सरकार तक पहुँचाएंगे और एडॉप्शन जो इंडस्ट्रीज़ का चेंजेज के अकॉर्डिंग चेंजेज को अडॉप्ट करना, अपने आप को अपडेट रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अब निवेदन करूँगा माननीय केएल जैन साहब से कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फाइनेंस, जो एक बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट आया, उसके बाद बैंक्स को अमेंड किया गया, फिर उसके बाद रिजर्व बैंक पॉलिसीज लाए। तो अब प्रेजेंट में किस किस तरह से फाइनेंस को इंडस्ट्रीज़
प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा जैन साहब से कि कृपया अपने विचार बोधित करें। धन्यवाद शर्मा जी। प्रथम तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, एक अभी सज्जन बता रहे थे थोड़ा टाइम का कंस्टेंट है, लेकिन चूंकि शर्मा जी ने एक बड़ा बृहद प्रश्न मुझसे किया है तो थोड़ा समय मैं लेना चाहूँगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से संदीप जी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की भावना को समझा। और जैसा वो कहते हैं, 9 साल पहले जब प्राइम मिनिस्ट्री मैंने संभाली थी तो भारत 10वीं इकनॉमी थी, अब भारत 5वीं इकनॉमी पे आ गया है और मैं वादा करता हूं कि 3री इकनॉमी पे भारत खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार आपने विषय का चयन किया है कि शिशु से मैं किशोर कैसे हूं और फिर तरुण कैसे हूं, स्मॉल स्केल से छोटे से बड़ा कैसे हूं, बड़े से जवान कैसे हूं। और जो फिगर्स आपने बताए वो शोभा नहीं देते। राजस्थान के संदर्भ में ही आपने बताया करीब 13.14 लाख यूनिट रजिस्टर हैं, उसमें से 3 लाख तो करीब जयपुर में ही है। अभी शिल्पी जी ने कहा केंद्रीकरण ही नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो राजस्थान और जो ग्रेजुएट हुए माइक्रो से उनकी संख्या करीब 96,000 के आसपास है, और जो स्मॉल से मीडियम स्तर पे पहुंचे वो 10,000 केवल हैं। तो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। शर्मा जी कीनोट एड्रेस पे आपको बताए थे कि राजस्थान में बड़ी ज़बरदस्त प्रबल संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। ओझा साहब ने कहा कि लैंड महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, तो इंडस्ट्रियों की क्या हालत हो। चौहान साहब ने सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं है और माइंडसेट इंडस्ट्री वाले का न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का नहीं है तो वो न तो अपने सप्लाई चेन को संभाल पाएगा, न तो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार कर पाएगा, और न मार्केट की जो नई नई टेक्निक है उनको नहीं अडॉप्ट करेगा तो बाजार से बाहर हो जाएगा। ऐसा ही बात। अब राजस्थान के परिदृश्य में पहले राजस्थान 33 ज़िले थे, अब ज़िले हैं 50। हाँ, अब अभी मेमोरेंडम राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विजन 30 के संदर्भ में दिया था, तो हमने प्रमुख बिंदु पहला रखा था कि राजस्थान के अंदर हर जिले का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे कराया जाना चाहिए, जिससे निवेशक को पता लगे कि 12 के अंदर क्या है। उन्होंने जीरे की बात की, वो सरसों भूल गए। उन्होंने इसबगोल की बात की। इसी प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट का अगर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कराते हैं कि उस पर्टिकुलर ज़िले में क्या उपज है, उसके बेस करके मैं क्या इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, वहाँ लेबर अवेलेबिलिटी क्या है, बाज़ार मेरा नज़दीक कितना है, लॉजिस्टिक कितनी क्या है, सड़क के पास में कितनी है, रेल का मार्ग क्या है, हवाई का मार्ग क्या है। तो जब तक ये निवेशक को पता नहीं लगेगा तो वो एक ही शहर में या तो जयपुर में, या तो उदयपुर में, या तो जोधपुर में, या तो बीकानेर में, इनमें ही घूमता रहेगा। राजस्थान अभी भी कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता है। इसका 2/3 हिस्सा डेजर्ट, और भगवान की कुदरत देखे इस डेजर्ट के अंदर भी सूर्य की कितनी कृपा है कि इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी कि हम ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं। ऊर्जा नीति बनी है राजस्थान की, उसमें एनविसेज किया है कि 2030 तक हम 200 गीगावाट पावर रिन्यूएबल एनर्जी सूर्य के माध्यम से और हवाई धोरों के माध्यम से बना सकते हैं, और 2050 तक 500 गीगावाट हम बिजली का उत्पादन थर्मल से या हाइडल के अलावा रिन्यूएबल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं।
तो बिजली की सस्ती संभावना होने की आवश्यकता है। लेकिन आज बिजली मुझे दूसरी जगह से सस्ती मिलती है, लेकिन वितरण कंपनी कहती है 24 घंटे अगर आप पावर वहाँ से लो बाहर से तो हम आपको परमिट करेंगे, लेकिन आप हमसे भी लो और बाहर से भी लो तो परमिट नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के इफ्स एंड बट्स हैं। इफ्स एंड बट्स हट जाएं तो मेरे ख्याल से नियम, कायदे, नोटिफिकेशन सब निकले हुए हैं। बहन शिल्पी ने सही कहा कि पॉलिसी बनती है, रूल्स बनते हैं, पॉलिसी भी बन गई, बजट में घोषणा भी हो गई, उसके नोटिफिकेशन निकल गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक हम उन नीतियों का धरातल पे नहीं उतारेंगे, अभी 13 लाख 14 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए, LOAs हुए। चीफ इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कहती हैं कि हम 60% उन LOIs को और MOUs को धरातल पे ले आए, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। यहाँ तो ये है कि कुछ कुछ जगह से इंडस्ट्रियाँ पलायन करके गुजरात की ओर जा रही हैं। आपने एक बहुत अखबार में पढ़ी खबर सुनी होगी, ममता बनर्जी ने ऐतराज किया टाटा का मोटर बनाने के लिए, और वही टाटा बेचारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको कलकत्ता छोड़ना पड़ा। गुजरात में आए, मोदी जी से मिले, और 10 मिनट के अंदर टाटा जी की बात के बाद 5 घंटे बाद उनको सारी मंजूरी मिल गई। तो एक हमारे यहाँ सिंगल विंडो भी है, हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम आप प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करने का भी है, एक्नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप इंडस्ट्री लगाने की बात है। लेकिन ओझा जी ने सही कहा, 3 साल तक तो मैं कर सकता हूँ, 3 साल के बाद मुझे फिर दोबारा रूपांतरण कराना पड़ेगा। अब बैंक तो देगा नहीं जब तक कि आपके पास रूपांतरण, आपका मालिकाना हक नहीं हो। इधर बैंकों की भी स्थिति ऐसी है कि जो नॉमिनेटेड ब्रांचेज हैं, जो मनी पावर, विटामिन M बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्री लगाइए आप, चाहे दस्तकार हो, चाहे मझोला उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, कहीं पर 20% की कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है ओनरशिप में, कहीं 15% देना पड़ता है, बाकी बैंक से लेना पड़ता है, फ्रेंड से लेना पड़ता है। अब बैंक से लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ स्टाम्प ड्यूटी की एक प्रॉब्लम है कि हर कागज़ के लिए अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी दीजिए। अब लागत तो मेरी बढ़ जाएगी। तो चौहान साहब ने जो कहा मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी कर लूँगा तो भी क्या है, मेरी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो मैं रह नहीं पाऊँगा। तो जब तक हम कंटिन्यूएशन में, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाके आया, उसमें से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी थे। एक भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई है और उसका सारा काम बिरलाज को दिया है, हाउ टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी टू MSME सेक्टर, जो कि बहुत वायबल सेक्टर है, रोज़गार देने में, राज्य को राजस्व देने में और लोकल मार्केट को डील करने में। और जैसा अभी शर्मा जी बता के गए कि 42% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हिस्सा है, 38 से 40% हमारा निर्यात में हिस्सा है, और यही राजस्थान है। मैं उस राजस्थान को जानता हूँ जब स्वर्गीय सुखाड़ा जी 2-2 रुपये मीटर के ऊपर ज़मीन इंडस्ट्री के लिए दी थी। आज 2500 और 3000 की अगर रेट है तो मेरी पूंजी जो 25% मुझे लगानी है वो तो उसका सारा का सारा हिस्सा ज़मीन ही खा जाती है। तो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं। बैंकों के पास जाता हूँ तो वर्किंग कैपिटल जो वर्कआउट करते हैं, परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो अवेलेबल होती है, वो मेरे को अभी बेचता हूँ। ज़्यादातर ख़रीदार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ साल भर तक पेमेंट नहीं मिलता। बैंक मेरे डेटर्स की जो लिमिट है वो निकाल देते हैं, तो मेरी कैश क्रेडिट लिमिट कम हो गई, वर्किंग कैपिटल मेरे पास नहीं है, तो मैं वैसे सिक हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक सामूहिक रूप से एक कलेक्टिव वे में, डेडिकेटेड वे में इन पॉलिसीज़ को धरातल पे उतारते हुए जब तक हम मदद नहीं करेंगे, स्मॉल स्केल की ग्रोथ नहीं है। और बेसिक तौर पर
अगर देखा जाए साउथ को और नॉर्थ को अगर देखें तो साउथ के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ है और जो मैन्युफैक्चरिंग की परसेंटेज और एक्सपोर्ट की परसेंटेज बनती है वो साउथ को लेकर के ज़्यादा बनी हुई है। उसका कारण यह है कि अम्ब्रेला यूनिट के साथ एंसराइजेशन है, बड़ी इंडस्ट्री के साथ उनका जुड़ाव है। एंसराइजेशन का मतलब यह है कि आप कुछ न कुछ कंपोनेंट किसी बड़ी इंडस्ट्री का बना करके उसको दे रहे हैं और वो बड़ी इंडस्ट्री उसको असेंबल करके मार्केट कर रही है। मैं आपको उदाहरण दूं, मारुति के साथ करीब 6000 से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिंक्ड है। अभी कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इन दस्तकारों से पूछिए 50,000 का लोन चाहिए तो उससे कहते हैं तेरा मकान गिरवे रख, जबकि रिजर्व बैंक कहता है कि 1 करोड़ तक आपको कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि आज कोलैटरल मांगते हैं वो। मैं रिजर्व बैंक की एक एम्पावर्ड कमेटी में बैठता हूँ, हमारे अशोक पांडे जी आ गए हैं, ये सिडबी के जनरल मैनेजर हैं। ये लाखों प्रयत्न करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड जो स्कीम है उस स्कीम के साथ बैंक जुड़ें तो 90% तक अगर डूबत खाता होता हो तो सिडबी उनको दे देगी। और कमीशन जो पहले कभी मेन अमाउंट से थोड़ा 2% लेते थे ये, वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के दखल से चेंज करके अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कर दिया और 2% की कमीशन को भी घटा दिया। अब बैंकों से कहते हैं कि भाई बैंक आप बहन कर लो, हमारी कॉस्टिंग कम होगी, हम कॉम्पिटिटिवनेस को ठहर पाएंगे। फोकस एरिया जो अफ्रीकन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है उन पे हम फोकस करेंगे तो निर्यात बेटर करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो मैं समझता हूँ कोई जगह ही नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रियों को तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेप्रिसिएशन अलाउंस है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन जो भी कमाई होती है इनकम टैक्स के रूल्स में उसकी छूट सीमा नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब तक हम समतल तौर पे काम नहीं करेंगे, कंबाइंड वे में सारी बात नहीं करेंगे, स्मॉल स्केल का ग्रेजुएशन जो माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम होना चाहिए उसकी संख्या जैसे नगण्य है वही रहेगी। अशोक पांडे साहब हमेशा कहते हैं अभी हमारा कवरेज नेशनल एवरेज के मुकाबले में राजस्थान में बहुत कम है। अभी इनकी प्रयत्न करने पर 38% के आसपास करीब आया है, 38% कवरेज उसकी है। मैं समझता हूँ ये जो प्रोत्साहन की नीति है, अभी बल्कि ताज्जुब करेंगे कि जो नॉमिनेटेड ब्रांचेज हैं स्मॉल स्केल की वो भी बैंकों ने घटा दी है। यहाँ तक कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी नीतियाँ हैं स्मॉल स्केल के बेनिफिट लेने की उसका डिस्प्ले भी बैंक नहीं करती, जबकि ये हिदायत है कि हर बैंक की ब्रांच के ऊपर गवर्नमेंट की औद्योगिक नीतियाँ चाहे स्मॉल स्केल की हों चाहे लार्ज स्केल की हों उसका पूरा विवरण बैंकों की ब्रांचेज के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, इसके लिए जो मालिक है उसका माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। ये भाई ठीक कहा चौहान साहब ने, अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा उसको एक तरह से समझिए मैं धन है मेरा असेट क्रिएट कर रहा हूँ, वो असेट का माइंड हमारा नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो फ्लिपकार्ट है अमेजोन है ये सब हमको आउटलेट बाहर कर देगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रिंट मीडिया है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ओसवाल साबुन एक छोटे से रूप में काम करता था, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से आज वो झाड़ू भी बनाने लगा। ओसवाल झाड़ू आपने देखा होगा ना, उसमें टेक्नोलॉजिकली उसने एप्लीकेशन किया कि जो झाड़ू बिखर जाती थी वो नहीं बिखरे, वो ऊंची बड़ी हो जाए। ये सब उसने थोड़े से आयाम चेंज किए और आज ओसवाल साबुन सोपान पर है। ओसवाल डिटर्जेंट भी बनाने लग गया। न मालूम निरमा का आपने देखा होगा कितने डिटर्जेंट के आते हैं। तो जब तक हम हमारे प्रोडक्ट मिक्स को ज़रूरत के हिसाब से, ग्राहक के डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन पैकेजिंग, ये बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें जब तक हम नया सोच विकसित नहीं करेंगे और जहाँ नया सोच हमको मिलता है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम शायद जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन उसके उपरांत भी
प्रभु की कृपा है हम पर, क्योंकि हम रोज़गार ज़्यादा देते हैं। मैं आज वो जिसमें सुबह के सेमिनार में गया था विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसमें बच्चे थे। बच्चों से मैंने यही कहा कि जब तक तुम्हारे दिमाग में ललक नहीं होगी और ग्राहक करने की क्षमता नहीं होगी, जो कुछ आज बोला उससे मैं लाभ नहीं उठाना चाहूँगा। मैं नहीं, मतलब जो विद्वान लोग हैं जो बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे बोलते हैं, फाइनेंस पे बोलते हैं। मैं कॉमर्स में पढ़ता था, उस वक्त कहते थे कॉमर्स इज ए सी फैकल्टी। मैं कहता था इस सी फैकल्टी एक दिन तुम सबको, आर्ट्स को, साइंस को मात देगी, और वो हकीकत है। आज इकोनॉमिस्ट, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, आज लड़कियां कितनी बढ़ रही। आपने देखा होगा मिलिट्री में भी वेंडर्स प्रोग्राम, हमारी वसुंधरा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थी, वेंडर्स का प्रोग्राम किया था, जिससे अन्य डिपार्टमेंट, डिफेंस के डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या राजस्थान सरकार के हैं, वो क्या खरीदना चाहती हैं उसका पूरा डिस्प्ले होता था और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती थी। तो मेरा तात्पर्य यही है कि मैं आपसे यही कहूँगा, हमारे माइंड को ओपन रखें, हमको आगे बढ़ना है, इसकी तमन्ना, ये जज्बा कायम करें, और जितने भी हमको रिसोर्सेज पूल हम कर सकते हैं, चाहे नॉलेज के रिसोर्स हों, चाहे फाइनेंस के रिसोर्सेज हों, हमको एक तरह से खोजी बनने की आवश्यकता है। इंटरनेट पे बैठिए, बाज़ार खुला है, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि रॉ मटेरियल कहाँ मुझे सस्ता मिल सकता है, मैं कहाँ मेरे माल को अच्छी तरह से बेच सकता हूँ। ये सब तक जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, मैट्रिक से इंटर और इंटर से बीए, उसी तरह से दस्तकार जो हैं, छोटे छोटे दस्तकार, जो फैमिली उन्होंने सिस्टम है कि उस्ताद अपने बेटे के अलावा किसी को सिखाना नहीं चाहता, ये मनोवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम डिस्पर्सल ऑफ नॉलेज नहीं करेंगे और डिस्पर्सल ऑफ नॉलेज पे खर्चा नहीं करेंगे, तो संभवतः जो आशय हमारा है, फिर भी भविष्य हमारा सुरक्षित है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का इसको ग्रोथ इंजन मानते हैं, और ग्रोथ इंजन मानने के लिए उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। इसका लाभ हमको लेना चाहिए और इससे, इसी तरह से हम कामयाब होंगे, ये जज्बा कायम होगा। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, ये दिल और दिमाग में हमने रखा तो निश्चित तौर पर हम तरक्की की ओर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति बनाई, बहुत से फायदे, खादी विलेज इंडस्ट्री को 3%, 4% के सब्सिडी लोन दे करके, और बैंकों के लोन को सब्सिडाइज करके, किसानों के प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सी नीतियां उन्होंने बनाई है। और इसका सोसाइटल बेनिफिट पे राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्विट्ज़रलैंड के सहयोग से ऐसे क्लस्टर डेवलपमेंट की बात की, और महिलाओं को जो घर में आइडल रहती थी, लैंग्वेज 2 साल मोटिवेशन में लगाए कि तुम कमाओ, आइडल समय को मत बिगाड़ो। और आज उसका परिणाम यह है कि आप शोदासपुरा में जाइए, हर घर में आपको सिलाई की मशीन मिलेगी। आप अलवर में जाइए, आपको गमले और घड़े बनाने वाले आज विभिन्न तरह के काम करते हैं। वैल्यू एडिशन कराइए। ये जितना ज़्यादा हम अपने आदमी को स्किल डेवलपमेंट देंगे, मेरे ख्याल से उतनी ही हमारी तरक्की होगी, बेटर प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बेटर सेलेबिलिटी बनेगी, और हम ग्लोबल होने की बात सोच सकते हैं। मैं समझता हूँ शर्मा जी, जिनका शर्मा जी जो आज मॉडरेटर हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रहे हैं, आज अब ये आजकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सीईओ हैं। अब मिस्टर महावीर भी आ गए हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन। ही इज़ व्हाट नॉट, he is a IT man, he is a man of handicrafts, he is a man of jewelry and jewelry, he is in everything in one. But how he is one? Because he keeps his mind open. He tries to get from wherever good things are available, he puts it in his mind, then he spreads it. And that is why he is a wide circle of friends. Here in India, he has been the president of TAI,
इंटरनेशनल ताई के प्रेसिडेंट ये रहे हुए हैं, शिल्पी तो राजस्थान की है, हेड है। ऐसे आदमी बनने की एक जज्बा लोगों में बनना चाहिए। हमारे और पैनलिस्ट, हमारे ओझा साहब बहुत अनुभवी आदमी हैं, हम तो शागिर्द हैं इनके। और चौहान साहब नए होते हुए भी आज इन्होंने बात की और बड़ी खुशी की बात है। शिल्पी महिला है, शी इज़ ए डायरेक्टर इन अपेक्स हॉस्पिटल जंवर साहब का है उसमें, और खुद बहुत होशियार है, अपने डायरेक्टर हैं उसमें अपेक्स उसमें हॉस्पिटल में। और आप सब लोग आए, मैं आप सबको नमन करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, ये साहब मेरे को इशारा बहुत कर रहे हैं कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, इसलिए आप सबका आभार मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में आप जो बता रहे थे, ये एक एक टॉपिक एक एक दिन का है जिस पर बहुत गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। फिर भी साहब ने बहुत ब्रीफ में इसको समाप्त किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद। और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आए हैं। संदीप जी कह रहे थे आदमी कम आए हैं, अब आपने प्रेस क्लब चूज कर लिया, चैम्बर का भवन पहले यूज करते तो आपको भरा हुआ हाल दिखता पूरा का पूरा। थैंक यू। स्टिल आई मस्ट thank you very much, and I feel you have done a great job to uplift the country, not only Rajasthan। आप 5 जगह करने वाले हो राजस्थान